वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से गर्मी इंजॉय कर रहे हो। ऐसे करनी चाहिए, हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए। भगवान ने हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। और आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। बड़ी जगह आ गया रूल ऑफ लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट है, हमारी गुड गवर्नेंस के साथ लगता है। और GS2 में भी हमारी हेल्प कर सकता है। अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसे हमारा आ जाए तो वहाँ तो ऑब्वियसली हमारी हेल्प करेगा। अब कंसेप्ट क्या है और ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये टर्म दी थी एवी डाइसी ने उनकी बुक में द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखी थी 1885 में। मीनिंग क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ओवर आर्बिट्रेरी पावर। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशल्स। चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं, सब लोग इक्वल हैं लॉ से पहले। ऑल आर इक्वल। अब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी इंसान को आप पनिश नहीं कर सकते हो अगर उसने कोई भी लॉ ब्रीच किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑर्डिनरी लॉ रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। कोई भी, हर कोई जो है वो सेम है ऑर्डिनरी लॉ में, चाहे उसका कोई भी स्टेटस क्यों ना हो, वो चाहे PM हो, CM हो, कोई भी है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट क्या का मतलब है? राइट कम फ्रॉम कोर्ट डिसीजंस नॉट फ्रॉम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमें कोर्ट के डिसीजंस होंगे हमें उसको फॉलो करना है, ना कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज़, पर ये फुली एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप चल पड़ो कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं ऐसे। जो हम देखते हैं ना अमेंडमेंट्स, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो लिविंग डॉक्यूमेंट हमारा इसीलिए है। अब रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये किस में आता है? आर्टिकल 14। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21। नो आर्बिट्रेरी पावर टू स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती का केस जो है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। 214 से लेके 214 से लेके 231 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किसके लिए हैं? हाई कोर्ट्स के लिए। फिर से सुन लो, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट, 241 से लेके 231 तक के हाई कोर्ट्स। इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था जिसमें कहा गया रूल ऑफ लॉ पार्ट किसका है? बेसिक स्ट्रक्चर का। फिर केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का, जिसमें कहा गया एक्सपेंडेड आर्टिकल 21, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का, रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी वायलेटेड इवन बाय पार्लियामेंट। रूल ऑफ लॉ को पार्लियामेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस, जिसमें कहा गया रूल ऑफ लॉ वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड लेटर ओवररूल्ड। उसके बाद इसको ओवररूल्ड कर लिया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव गांधी केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस R गांधी 2010 का केस था, जिसमें कहा गया ट्रिब्यूनलाइज मस्ट एडहेयर टू जुडिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिजर्विंग रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के हिसाब से देखा जाए तो लिंक किया जाता है नेचुरल जस्टिस के साथ, जिसमें कहा जाता है ऑडी अल्टरम पैटर्न है। हियर द अदर साइड, दूसरी साइड को भी सुनो। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, जुडिशियल रिव्यूज़ की बात करता है, मिनिमाइज करता है डिस्क्रिशनरी अब्यूज़ को, इन लाइन्स विद वुड्रो विल्सन डिमांड की फॉर एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, जिसमें क्या सपोर्ट करता है? RTI, लोकपाल और सिटीजन चार्टर्स। रूल ऑफ लॉ इन करंट अफेयर्स जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, जैसे ऑर्डिनेंस रूट, मिसयूज ऑफ सेंटर और स्टेट का है, अंडरमाइंस लेजिस्लेटिव की सुप्रीमेसी जब चल पड़ती है, इंटरनेट शटडाउन जब हमने देखा, इसमें किस किस को वायलेट किया गया? आर्टिकल 19 और रूल ऑफ लॉ क्लैश हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड CA, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस पब्लिक ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ टेस्ट, वन नेशन वन इलेक्शन डिबेट, लीगल यूनिफॉर्मिटी वर्सेस फेडरल एसिमेट्री,
क्रिटिसिज्म क्या है ऑफ डाइसी का इसमें, ये ओवरलुक करता है, कॉडिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और यूएसए को। वेलफेयर स्टेट की ये बात कर रहा है कि डिस्क्रिशनरी नेसेसरी है, आप डीपीएसपी को भी इम्प्लीमेंट करो, इग्नोर करो सोशल इनइक्वालिटीज़ को। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नॉट पॉसिबल अंडर स्ट्रिक्ट डाइसी रूल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अब इसमें रिलेवेंस थिंकर्स कौन कौन से, मैक्स वेबर, फेड्रिक्स, पॉल अपेलेबे, डवाइट बॉल्डो। हमने पॉल नहीं किया ना, हम एक दिन पॉल को भी कवर कर लेंगे, बाकी तो कर लिए। जो एक्स्ट्रा आते जाएंगे ना मैं एक दिन करवा दूंगी, पॉल का भी नेक्स्ट में करवा दूंगी। अब मैक्स वेबर क्या कहते हैं, लीगल रैशनैलिटी होनी चाहिए अथॉरिटी जो अलाइन करती हो रूल ऑफ लॉ के साथ। फ्यूज्ड सोसाइटी की बात कर रहा है जो डेविएट करता है फ्रॉम रूल ऑफ लॉ से, मतलब जो फ्यूज्ड सोसाइटीज़ हैं। पॉल क्या कहता है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एनहांस करता है रूल ऑफ लॉ को। ड्वाइट वॉल्डो, रूल ऑफ लॉ किसका पार्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन डेमोक्रेसी विद रेफरेंस टू court verdicts. How far has the Indian judiciary succeeded in upholding the rule of law against executive excess? Public administration में rule of law is the cornerstone of administrative law. Discuss करो, evaluate करो डाइसी के rule of law को in the context of Indian constitution. How does rule of law relate to bureaucratic accountability in India? कंपैरेटिव टेबल देखा जाए यूके वर्सेस इंडिया का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है यूके में, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट सुप्रीम है यूके में, पर इंडिया में भी सुप्रीम है बट इन लिमिटेड पावर्स, विद लिमिटेड पावर्स। जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे नहीं माना जाता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू को माना जाता है। रूल ऑफ लॉ एज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूके में नहीं माना जाता बट इंडिया में माना जाता है। सोर्स ऑफ राइट्स वहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। केस स्टडी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट आया था 2024 में। अब ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जिसमें ना कहाँ से फंडिंग आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, उसका केस है। अब ये सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन हुआ था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें वायलेट किया जा रहा है सिटीजन्स के राइट को, राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। की फैक्ट्स क्या थे कि ये अलाउ क्या कहते हैं कि कोई भी एनोनिमस कर सकता है जिसमें आपको अपना नाम देने की ज़रूरत नहीं है। द कोर्ट रूल इट वायलेटेड रूल ऑफ लॉ बाय परमिटिंग अनचेक्ड इन्फ्लुएंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। Application of rule of law, equality before law. I'm so sorry. Equality before law, no special privilege to ruling parties, supremacy of law, even economic legislations must follow constitutional principles. Judicial review किसकी बात करता है, upheld by Supreme Court under Article 32 and 14। अब यहाँ पे क्या टेक अवे आया था, डेमोक्रेसी विदाउट ट्रांसपेरेंसी वायलेट करता है रूल ऑफ लॉ को। अगर डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ही क्या, वो तो वायलेट हो गया। फिर इससे रिलेटेड कोई जो क्वेश्चंस आए थे 2010 में, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन द एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी जस्टिफाई। अब अगर इसको आंसर लिखना हो, पहले तो आप लिखो रूल ऑफ लॉ क्या है, लिबर्टी हमें कहाँ से मिलती है, इक्वालिटी, जस्टिस, प्रियम्बल का डालो। फिर एक आपका इंट्रोडक्शन बन गया छोटा सा, जितना हो सके उतना छोटा इंट्रोडक्शन बनाओ, 50 वर्ड्स का बनाओ। फिर आ जाओ बॉडी पे आप ज़्यादा काम करो, होता है ना, अपनी पर्सनालिटी, बॉडी इज़ योर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो। आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, के जस्टिस केस पुट्टास्वामी की केस की वर्डिक्ट डालो, इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स का डालो, मेनका गांधी का केस डालो, स्ट्राइक्स बैलेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में डालो, राइट टू फ्रीडम और फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में डालो।
और कंक्लूजन लिख दो कि ये अंडरपिन्स हैं मोरालिटी की रिस्ट्रिक्शन, आर्बिट्रेरी पावर और इंश्योर कर दो जस्टिस के लिए। अब रूल ऑफ लॉ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन कैसे, जैसे रूल ऑफ लॉ क्या है, बैकबोन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, एक्सप्लेन करो सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। वही पहले रूल ऑफ लॉ के बारे में लिखो, फिर बॉडी अच्छी से डालो, इंश्योर करो लीगलिटी को, रिफॉर्म, सेम चीज़ें जैसे ऑडी अल्ट्रम पैटर्न को डालो, आरटीआई, लोकपाल, जुडिशियल एक्टिविज्म, रूल ऑफ लॉ के बारे में, ट्रिब्यूशनलाइज एंड एडहर टू रूल ऑफ लॉ, कंक्लूजन लिख दो। फिर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं 2025 में भी और 26 में भी। देखो जेके पीएससी भी आ रहा है, यूपीएससी मेंस भी आ रहा है, तो ये तीन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ऊपर 4 क्वेश्चन हो गए, ये 6 और 4 10, एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन करो, प्लस एमसीक्यूज की मैं वीडियो डालती हूँ। तो सोचो कितना ज़्यादा मटेरियल आपके पास है। अगर 10 क्वेश्चन आप एक टॉपिक के लिख दोगे तो क्या ज़िंदगी में वो आपको टॉपिक भूलेगा, यहाँ वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं लिखे जाते हैं 150 वर्ड्स, एटलीस्ट 100 वर्ड्स से तो ट्राई करो, कंक्लूजन बनाने की ट्राई करो, कुछ भी ट्राई करो, 5 ही लिखो, एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर ना ही प्रॉब्लम आएगी उसमें। क्या कहते हैं आपके एमसीक्यूज में जब पेपर्स में आएंगे प्री के, वो कौन से आजकल मेन से कम आ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।